बाबरपुर का नाम बदल करके हनुमानपुर होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की भी आस्था रखने वाले लोग, अब आप कह सकते हैं कि भैया हनुमान चालीसा का विषय चल रहा है तो इसलिए ये जिक्र हो गया है। दर्दनाक ऐसे घटनाक्रम करने वाले अंग्रेज अफसर रहे, उनके नामों पर सड़कें, गलियां, मोहल्ले, चौक, चौराहे सब बदले जाने चाहिए, सब के सब बदले जाने चाहिए। और किन के नाम पर रखना जाना चाहिए? ये उन भारत मां के वीर सपूतों के नाम पर रखना चाहिए जिन्होंने उन्हीं से लड़ाई लड़ी, जिन्होंने उन्हीं से संघर्ष किया और भारत की आजादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि इन लोगों के नाम पर जब ये सड़कें, ये रोड, ये मार्ग रखे जाएंगे, इतिहास में इनको जगह भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, आने वाली पीढ़ियां इनसे संस्कार भी लेगी, इनसे प्रेरणा भी लेंगी। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। जैसा कि आप सब जानते हैं, जहांगीरपुरी हिंसा के बाद सियासी माहौल बनता जा रहा है। कभी मंदिर तोड़ने के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कभी गांव के नाम बदलने पर राजनीति खेली जा रही है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे राजनीतिक विशेषज्ञ सौरभ जी के साथ। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में। तो आप सब आज जानते हैं जहांगीरपुरी जो हिंसा का मामला उठा है, उसके बाद से राजनीतिक अलग अलग रंग में दिख रही है। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि जो मोहम्मदपुर गांव है उसको बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं कि उसका नाम माधवपुर कर दिया जाए, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आपने ध्यान दिया होगा कि 2017 बिल्कुल, विशेष रूप से जब उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी का शासन आया और योगी आदित्यनाथ जो स्वयं एक महंत भी हैं, वे मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद से कुछ शहरों के नाम बदलने का जो अभियान है वो शुरू होता है। और आप ये देखिए कि कोई भी ऐसा नाम नहीं है कि जो किसी स्वतंत्रता सेनानी का या इस देश की मूल जड़ों में जन्मे हुए किसी भारत माँ के वीर के नाम से हटा करके किसी और आक्रमणकारी या अन्य किसी व्यक्ति के जिसका समाज में कोई योगदान ना हो उसके नाम पर रखा जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि इसके ठीक विपरीत, यानी कि सकारात्मक संदेश देते हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं उदाहरण के लिए कहूँ तो मुझे एक नाम बिल्कुल सटीक ध्यान में आता है, मुगल सराय। मुगल सराय एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। ये महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन दो कारणों से है, मैं आपको बताऊं। एक, रेलवे का जो सेटअप है उसके कारण से ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से दो बड़ी लाइनें जाती हैं, एक जो बिहार पटना की तरफ जाती है, दूसरा गया की तरफ जाती है, और इस तरफ में देश की एक बड़ी आबादी इन दो लाइनों से जाती है, इसलिए मुगल सराय बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इसके नाम चेंज होने का मैटर जब आया, उसका नाम आज की डेट में हो गया दीनदयाल जंक्शन। दीनदयाल जंक्शन करने का अर्थ यह है, जो भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व स्वरूप था, भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक सदस्यों में से एक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने भारत की न सिर्फ आज़ादी बल्कि दीनदयाल उपाध्याय जी वो शख्स जिन्होंने अंत्योदय का जो कंसेप्ट जिस पर आज पूरी भारतीय जनता पार्टी टिकी हुई है, उसको, उस कंसेप्ट को देने का काम जो किया था वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया था। और उनकी संदिग्ध हालत में जो मौत हुई थी वो इसी मुगल सराय स्टेशन पर हुई थी। इसलिए ये आने वाले भारत की भविष्य की पीढ़ियों को एक संदेश देने के लिए, उससे कुछ सीख लेने के लिए, उस महान आत्मा से, उस महान व्यक्ति से, उसके जीवन के उस संघर्ष से कुछ प्रेरणा लेने के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कदम लिया गया। इसी प्रकार से आप ध्यान देंगे कि जब इलाहाबाद का नाम जो है, उसको इलाहाबाद भी लोग कहते थे, उसका नाम जब प्रयागराज होता है, क्यों हुआ प्रयागराज? देखिए, प्रयाग का मतलब होता है संगम। तो ऐसे देव प्रयाग है, रुद्र प्रयाग, ऐसे बहुत सारे प्रयाग हैं भारतवर्ष में, और यहाँ पर हमारी जो विभिन्न पूजनीय नदियाँ हैं, जिनकी भारत की आस्था, सनातन धर्म में जिनकी आस्था में लोग रखते हैं, उनका सबसे बड़ा जो प्रयाग है वो इलाहाबाद जिसको कहा जाता था, आज वो प्रयागराज है। और वहीं पे कहा जाता है कि जब 4 बूंदे स्वर्ग से अमृत की धरती पर गिरी थी, उनमें से एक इसी प्रयागराज पर गिरी थी, तो उसका नाम क्यों ना प्रयागराज हो, ये कंसेप्ट लेकर के आए थे। तो सर, मतलब आपका कहने का अर्थ ये है कि जो नाम बदले जा रहे हैं वो एक तरह से जायज़ है, और वो उनका जो नाम बदले जा रहे हैं वो बदलने भी चाहिए, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं किसी चीज़ से कनेक्शन है। बिल्कुल। मैं आपसे अभी आपने जिस घटना का जिक्र किया, मैं इसी पे आता हूँ। आपने बताया कि दिल्ली के मोहम्मदपुर गांव, मैं आपको जानकारी बता दूं, मैं एक तो मेरा बचपन उस एरिया के नज़दीक में बीता है, इसलिए मैं उसको बहुत अच्छे नज़दीक से जानता हूँ। अंदर चमड़े का काफ़ी कारोबार होता है, मेरे काफ़ी मित्र वहाँ रहते हैं, और ये वहाँ के जो स्थानीय निवासी, मैं आपको बताऊँ, वो भी इस बात को बहुत समय से इस बात को कहते आ रहे थे, क्योंकि वहाँ पर जो स्थानीय निवासी हैं उनमें से किसी का भी मोहम्मद शब्द के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को, देश के हर जनमानस तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि उस गांव के लोग, देखिए,
मेरे देश का नाम क्या हो, मेरे प्रदेश का नाम क्या हो, वो उस प्रदेश के लोगों का, उस देश के लोगों का मसला हो सकता है। इसी प्रकार से गांव का क्या हो, वो उस गांव के लोगों का मसला हो सकता है। तो गांव के स्थानीय जो निवासी हैं वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनकी जड़ें माधव से जुड़ी, यानी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हैं, इसलिए उसका नाम माधवपुरम हो गया। उनका जो उनके जो इतिहास है, उनके जो पूर्वजों का इतिहास है, जिस पर वो गौरवान्वित महसूस करते हैं, वो मोहम्मद शब्द से नहीं जुड़ा हुआ है, माधव से जुड़ा हुआ है, इसलिए मोहम्मदपुरम हो गया। तो क्या दिक्कत है, बिल्कुल होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि आने वाले समय में जो बात उठी है कि दिल्ली में बाबरपुर, जमुना पार में अंदर एक जगह है, बाबरपुर का नाम बदल करके हनुमानपुर होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी भी आस्था रखने वाले लोग, अब आप कह सकते हैं कि भैया हनुमान चालीसा का विषय चल रहा है तो इसलिए ये जिक्र हो गया है, लेकिन ये लंबी मांग है। आपको मैं बताऊं कि एक जाट समुदाय के अंदर एक बहुत बड़े राजा हुए, उनका नाम था राजा नाहर। उनके नाम पर दिल्ली का जो आज नजफगढ़ कहलाता है वो नाहरगढ़ हुआ करता था। उसका नाम बदल करके मुगल सल्तनत के काल में तलवार की नोक पर डरा धमका करके और विभिन्न प्रकार के करों को, यानी कि टैक्स लगाने के कारण से लोग जो थे भयभीत थे, और उस कारण से उन्होंने अपने गांवों के नाम जो बदले उस दौर में जा रहे थे, उस पर वो उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ, जब इस देश के लोग आज़ाद हो गए, भारतीय आज़ाद हो गए, हिंदुस्तानी आज़ाद हो गए, उनको खुलकर बोलने, कहने, सुनने की आज़ादी हुई, उसके बावजूद भी उनके जो पूर्वजों के गांव का नाम था वो वापस नहीं हो पाया। मुझे लग रहा है कि आज वो वातावरण 2014 के बाद से भारत में बनना शुरू हुआ है कि जिसके बाद से लोग अपने लिए, अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, अपनी पितृभूमि, मातृभूमि के लिए जो है बात करने के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए बेझिझक बात रख सकते हैं। एक माहौल, एनवायरमेंट बनेगा। मुझे लगता है कि यही शायद अच्छे दिन की जो बात उस दौरान में हुई थी, ये वही अच्छे दिन है। जी बिल्कुल सर, जैसे आपने अच्छे दिन की बात की, तो इन सब नामों को बदलने से आपको लगता है कि आने वाले समय में कुछ बदलाव होगा? 100%, 100%। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली की एक बहुत बड़ी रोड है लुटियन जोन के अंदर, जिसका नाम अकबर रोड है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहता हूं कि जितने भी मुगल आक्रमणकारी रहे, जितने भी ऐसे बिल्कुल दर्दनाक ऐसे घटनाक्रम करने वाले अंग्रेज अफसर रहे, उनके नामों पर सड़कें, गलियां, मोहल्ले, चौक, चौराहे सब बदले जाने चाहिए, सब के सब बदले जाने चाहिए। और किन के नाम पर रखना जाना चाहिए? ये उन भारत मां के वीर सपूतों के नाम पर रखना चाहिए जिन्होंने उन्हीं से लड़ाई लड़ी, जिन्होंने उन्हीं से संघर्ष किया और भारत की आजादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, पहला। दूसरा, न सिर्फ आजादी की हम बात करें, जिन्होंने समाज के अंदर इस प्रकार के काम किए। मैं एग्जांपल देता हूं, राजा राम मोहन रॉय, राजा मोहन रॉय, जिन्होंने शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा पर बहुत काम किया, बाल विवाह के रोकने पर उन्होंने काम किया। उन्होंने ऐसे ही मूल, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि सब विदेशी होते वो बुरे थे, हम कह रहे कि बुराइयां उनके उस कालखंड में हमारे अंदर भी आई, उनको छोड़ने में क्या बुराई है। और जिन्होंने उसके लिए काम किया, जिन्होंने उसके लिए अभियान किया, इवन गांधी जी ने जो है छुआछूत के खिलाफ जो है इतना बड़ा मुहिम छेड़ी थी, उस टाइम पे वीर सावरकर जी ने जो है एक पूरा जल मूवमेंट लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जल जो है वो प्रकृति की देन है और वो हर जाति का, उस पर किसी जाति विशेष का वंचित कर देना ये एकदम पाप है, ये उन्होंने बात कही थी। और उन्होंने बकायदा बहुत बड़ी संख्या में दलित समुदाय के बच्चों को, विशेषकर जो लड़के थे, उनका जनेऊ संस्कार करने का काम किया था। अगर उनके नाम पर भी अगर कोई सड़क हो जाए तो क्या बुरा है? तो मुझे लगता है कि ऐसी जो प्रेरणा देने वाले जो महापुरुष हैं, ऐसी देवियां हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जो अच्छे काम हैं जिन्होंने उन्होंने किया है, उसको आने वाली पीढ़ियां कैसे याद रखेंगी? या तो इतिहास के पन्नों में आप उनका दर्ज कीजिए, जो कि वामपंथियों के हाथ में देने के कारण से कांग्रेस के पूरे शासनकाल में आप देखेंगे कि एक एक करके जो भारत में इसी जन्मे हुए, इसी सनातन परंपरा में जन्मे हुए लोगों का जो इतिहास था, जो उनकी क्रेडिट्स थे, जो उनके अभियान थे, उनके द्वारा चलाए हुए आंदोलन थे, सावित्रीबाई फुले, उनके बारे में पढ़ाया नहीं जा रहा है। ये क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल वंचितों के नेता बना करके छोड़ दिए। उनके बारे में उन्होंने अर्थशास्त्र में क्या कहा, उन्होंने इकोनॉमिक्स पे क्या कहा, कोई मतलब नहीं है। उन्होंने पीएचडी किस विषय में की, कोई बताने वाला नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के साथ किस प्रकार से लड़ाई लड़ी, ये बताने वाला कोई नहीं है। अपने शाहू जी महाराज थे, उन्होंने किस प्रकार से दलित उत्थान के लिए काम किया, ये बताने वाला कोई नहीं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि इन लोगों के नाम पर जब ये सड़कें, ये रोड, ये मार्ग रखे जाएंगे, इतिहास में इनको जगह भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, आने वाली पीढ़ियां इनसे संस्कार भी लेगी, इनसे प्रेरणा भी लेंगी और इनके बारे में आगे सोचेंगी भी और बिल्कुल, सुनेंगी भी। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे कि अभी आपने कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया और के साथ साथ आपने ये कहा कि जो नाम बदले जाएंगे वो जो स्वतंत्रता में जो सेनानी थे, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उनका भी एक तरह से नाम होगा। तो इसी बीच में जो विपक्षी पार्टियां, आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो ये अतिक्रमण वाली जो अभी
प्रक्रिया चल रही है, आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी पार्टी गुंडागर्दी पर और उपद्रव पर तलाशने का मौका ढूंढ रही है। और वहीं पर कांग्रेस पार्टी के इमरान जो नेता है, उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम है समुदाय है उनका अपमान हो रहा है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि मैं एक बात कहता हूं, अगर वो कह रहे हैं कि बीजेपी उपद्रव करना चाहती है या ऐसी भेदभाव की राजनीति में मौका तलाश रही है, मैं ये कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी, आप सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। आप बस इतना बताइए कि जब दिल्ली के अंदर 2020 में इनके मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा बनने के बाद जी। जब फिर से बनी, दिल्ली की जनता ने उनके हाथ में सत्ता सौंपी, उसके बाद जो दिल्ली में दंगे हुए, या स्पष्ट रूप से कहें तो हिंदू विरोधी दंगे हुए, उन पर वो मौन क्यों थे? उस समय पर वो कौन सी गुफा में जाकर के छुपे थे? और उस समय पर माहौल खराब क्यों नहीं हो रहा था? उस समय पर जो उपद्रव कर रहे थे उनके खिलाफ इनके मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकला? और उनके खिलाफ इनकी पार्टी ने कोई धरना नहीं दिया जिसके लिए जाने जाते, कोई प्रदर्शन नहीं किया, कोई मोमबत्ती नहीं जली, कोई कैंडल लाइट मार्च नहीं निकला। क्यों? क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स है। इन्हीं उपद्रवियों ने इनको वोट दिया था। यही जो आज घुसपैठिए बैठे हैं, यही इनका वोट बैंक बन गए हैं। इसलिए बुलडोजर नहीं चलने देंगे। अतिक्रमण करने वालों के ऊपर कोई कार्रवाई होगी तो ये लेट जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। वोट बैंक की राजनीति पे जैसे कि आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर, वोट बैंक को लेकर, वो कह रहे हैं कि ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर आज अतिक्रमण किया जा रहा है, जो बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, इनको बनाने वाला भी बीजेपी है। उनका तात्पर्य यह है कि वोट बैंक की वजह से उन्होंने ये कार्रवाई कर रहे हैं। और अब एमसीडी के चुनाव को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। जो चुनाव की जो डेट है उसको जो आगे प्रोसेस में नहीं लाया गया, उसको इससे जोड़कर देखा जा रहा था। इसमें क्या कहेंगे? देखिए, अब ये अपने इस स्टेटमेंट में खुद ही फंस गए। इसका कारण ये है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि बीजेपी उपद्रव करने का काम कर रही है, दूसरी तरफ वो ये कह रही है कि बीजेपी के शासनकाल में ये सब काम हुए और अब ये कार्रवाई हो रही है। अगर उनको लगता है, वो अपना मत स्पष्ट कीजिए। दूसरी पार्टी क्या करना चाहती है उसको छोड़िए, पहले आप अपना मत स्पष्ट कीजिए। आप पहले ये बताइए, क्या आप इन अतिक्रमण करने वाले लोग जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं, क्या उनके आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? क्या आपको लगता है कि उनको जगह खाली कराई जानी चाहिए सरकारी जमीनें या नहीं? आप ये स्पष्ट कीजिए पहले। अरे दूसरा क्या करे उसको छोड़िए ना, पहले आप मुख्यमंत्री हैं, आप जवाबदेही देंगे, जवाबदेही आपकी बनती है। आप पहले बताएंगे कि क्या आप उनके साथ हैं या उनके खिलाफ हैं। अगर इस बात को भी मान लीजिए एमसीडी में भाजपा का शासन है, और अगर वो मान लीजिए कि कल उसने काम नहीं किया, अगर वो आज वो उस गलती को अगर सुधारना चाहती है तो उसमें आपको क्या परेशानी है? क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहने का जो ये हिंसा हुई है इसको लेकर वो यही कह रहे, इतने दिन से ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो बुलडोजर कार्रवाई चल रही है तो वो इतने दिन से क्यों बंद था? ये देखिए, मैं यही बात बोल रहा हूं ना, अगर ये कार्रवाई आप उनको लगता है कि गलत है तो वो इस कार्रवाई के साथ आप खिलाफ में भी ढंग से नहीं खड़े हो पा रहे और आप पक्ष में भी नहीं खड़े हो पा रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको बैलेंस करना है, इनको वोटों का बैलेंस करना है, इनको देखना है कि प्रॉफिट कहां हो रहा है, नुकसान कहां हो रहा है, उसके हिसाब से स्टेटमेंट देने हैं। अब अभी वो अपनी बातों में फिर दोबारा घूम गए। मैं कह रहा हूं कि बार बार कि अगर उनको लगता है कि बीजेपी ने ही इनको बसाया, बीजेपी ने इनके ऊपर पहले क्यों नहीं एक्शन लिया, तो ठीक है भैया, अभी ले रहे हैं ना, तो अब साथ खड़े हो जाइए। अगर दिल्ली वासियों को एक सुरक्षित, सद्भावपूर्ण माहौल देना है, शांतिपूर्ण माहौल देना है, तो क्या परेशानी है? उसके लिए भाजपा के साथ आने में अरविंद केजरीवाल को क्या परेशानी है? जब अपनी सरकार बनानी थी तो उसी कांग्रेस पार्टी को, जिसको पी पी करके इन्होंने गाली बकी थी, उसके साथ उन्होंने सरकार बनाई। उसके बाद बनारस चले गए, फिर जब वहां से मुक्की खाई तो फिर दिल्ली लौटे, और फिर दिल्ली में आकर के फिर जब पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई तो उसके बाद फिर स्कूल गायब हो गए, उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल गायब हो गए जिनकी बातें हो रही थी। एक हॉस्पिटल दिखाते, एक स्कूल दिखाते और उसका ढिंडोरा पूरे देश में पीटते। अभी दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा ने, रमेश बिदुड़ी जी ने, रामवीर बिदुड़ी जी, इन सभी लोगों ने इनको एक्सपोज करने का काम किया। इवन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जो हैं, वो भी एक दो हॉस्पिटलों में गए, एक दो स्कूलों में गए, वहां जाकर के उन्होंने वीडियोस में सारी चीजें, जानकारियां दिखाई हैं।
मैं ये बार बार पूछना चाहता हूं कि 1000 स्कूलों की इन्होंने बात करी थी दिल्ली के लोगों के लिए। अगर आपको बात ही करनी है कि ठीक है आप भटकाने का काम कर रहे हैं तो ठीक है, आप मूल मुद्दों पे आइए, आप शिक्षा पे आइए, आप स्वास्थ्य पे आइए, बताइए आप कौन से मुद्दे पर कामयाब हुए। अगर शिक्षा पे हुए हैं तो आपके बच्चे, आपके नेताओं के बच्चे, आपके कार्यकर्ताओं के, आपके विधायकों के बच्चे और अभी जो और बाकी आपके सीनियर लीडर्स हैं पार्टी के, जो राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के जो प्रवक्ता और तमाम प्रकार के नेता हैं, उनके बच्चे, उनके परिवारों के जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल दिल्ली के क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। अगर उनके खासम खास अमनतुल्ला खान, उनका जब इलाज होने की बारी आती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। जी बिल्कुल, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर स्कूल और स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हुई हैं तो जो उनका परिवार है, जो उनके जो बड़े नेता है, जो लीडर है, उनको भी उसी सुविधा का लाभ लेना चाहिए जो वो आम जनता को दे रहे हैं। बिल्कुल, नहीं तो दोहरे मापदंड हो जाएंगे सीधे सीधे। और मैं तो एक बात और कहता हूं, एक पुरानी हमने पंचतंत्र में कहानी पढ़ी थी बचपन में, पुनः मूषिका भव। एक चूहा था, मैं अपनी वाणी को इसी के साथ ही विराम दूंगा। एक चूहा था, उस चूहे ने, उसके पीछे बिल्ली पड़ जाती, तो बिल्ली जो भाग करके एक तपस्या कर रहे होते ऋषि, उनकी जाकर के गोद में बैठ जाती। अब इसको आप जोड़ सकते हैं कि ऋषि हो सकता है उस टाइम पे अन्य जा रहे हो और बाकर के चूहा जो है जाकर के बैठ गया कि बिल्ली मुझे खाने आ रही है। तो ऋषि वर ने क्या किया, उनको बोला कि ठीक है तुम एक काम करो, तुम जो है बिल्ली बन जाओ। तो वो उन्होंने उनको बिल्ली बना दी, तो बिल्ली भाग जाती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो बिल्ली जाती है इधर उधर, फिर उसके बाद उसके पीछे कुत्ता पड़ जाता, तो फिर उस ऋषि के पास आती है। वो बोलती है ऋषिवर देखिए वो कुत्ता पीछे पड़ गया है, अब क्या करें। तो उन्होंने ठीक है बोलकर, ठीक है तुम जो है दोबारा तुम ऐसा करो, तुम कुत्ता बन जाओ। तो तुम जाओ उस कुत्ते से जाके लड़ो, जाओ संघर्ष करो। उसके बाद वो कुत्ता जो है उसके बाद फिर वापस आता है, उसके बाद बोलता है देखो मेरे पीछे शेर पड़ गया है। तो शेर जब उसके बाद आता है बोल के तुम एक काम करो, तुम शेर बन जाओ। तो शेर बन जाते, उसके बाद वो जब शेर बन जाता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वही शेर उसी ऋषि मुनि जो थे उनको खाने को जब दौड़ता है, तो ऋषि मुनि उसको श्राप देते हुए कहते हैं पुनः मूषिका भव। तो ये जो ऋषि मुनि हैं ये दिल्ली की जनता है, और वो जो चूहे का काम करने का काम किया था, उसके बाद बिल्ली, बिल्ली के बाद कुत्ता और कुत्ते के बाद शेर जिस दिल्ली की जनता ने बनाया था, अरविंद केजरीवाल जी और आपके तमाम विधायक सुन लें, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बता रहा हूं, अलर्ट कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं कि अगर उन्होंने अपने आप को नहीं सुधारा तो जिस जनता ने उनको चूहे से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता और कुत्ते से शेर बनाया था, उसको कभी भी 2 मिनट नहीं लगेंगे आपको वापस चूहा बनाने में। इस बात को ध्यान रखिएगा, और इस बार चूहे को न बिल मिलेगी न मात मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। जी बिल्कुल सर, आखिरी सवाल ये है कि जो बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, अब शाहीन बाग का नाम भी चर्चा में बना हुआ है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, शाहीन बाग चर्चा में तो उसी दिन से आ गया था जब तमाम प्रकार के उपद्रवियों का, तमाम प्रकार के असामाजिक तत्वों का वो जमावड़ा का केंद्र बन गया था। तो वहां पर भारत तेरे टुकड़े होंगे अल्लाह इंशाल्लाह करने वाले तमाम प्रकार के जो टुकड़े टुकड़े गैंग थी उनका वहां केंद्र बिंदु बन गया था। जेएनयू के तमाम प्रकार के वामपंथियों का वो केंद्र बिंदु बन गया था। खालिस्तानियों के तमाम फंडिंग से वो काम चल रहा था, यहाँ तक कि सीमा पार से भी जो फंडिंग से वहां पर काम चल रहा था। इसी जहांगीरपुरी के उस ब्लॉक में जहां कार्रवाई हुई और जहां पर उपद्रव मचा था, वहां से 3-3 4-4 बसें वहां पर भर भर के जाती थी। इन सब चीजों का कनेक्शन है, ये क्रोनोलॉजी है। अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि शाहीन बाग पे एक धरना चलता है, समुदाय विशेष से घिरे हुए उस क्षेत्र में ही क्यों चलता है? दिल्ली के कनाट प्लेस में क्यों नहीं चला? जी। वहां उसी आसपास से रामलीला मैदान से और तमाम जंतर मंतर से ही अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति शुरू हुई थी, और वहां अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ था, निर्भया का आंदोलन वहां शुरू हुआ था। उनको वहां जाकर के क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि वहां भीड़ इकट्ठी करनी जरूरी है। कौन सी भीड़ है वो? कौन सी भीड़ है वो 2-2, 3-3 रुपए में जो आती थी? वो जो शाहीन बाग की शेरनियां थी वो कौन से बिल में जाके छुपी? सीए तो पास हुआ, लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये है आज भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, ये जो हमारे संविधान के मूल तत्व हैं, उसको जीवित रखने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, अपने देश के नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए जो घुसपैठिए हैं वो यहाँ के जनता का रोजगार छीन रहे हैं। अब आप बोलेंगे रोजगार कैसे? मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं जी। छोटा सा काम, हम सभी दिल्ली वासियों के घर से लोग नौकरियों पे लगे होते हैं जो कूड़ा उठाने आते हैं। बिल्कुल।
पुराने ज़माने में हिंदू समाज की वाल्मीकि जाति ऐसा मानी जाती है ट्रेडिशनली काफ़ी लंबे समय से, जो इस तरह के स्वच्छता के अभियानों में, और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के स्वच्छता अभियान दिल्ली भर में कई अनेकों सड़कों पर चलाया है, वो उसमें लगी रहती थी। आज हम देखते हैं कि उसके अंदर धीरे धीरे करके बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या जो घुसपैठ करके यहाँ घुसे हैं, वो उनका रोज़गार खा गए। वो कैसे खा गए? उसके बाद जितने भी कबाड़ी का काम करने वाले लोग हैं वो उसमें अंदर घुस गए। कबाड़ी का काम, कचरा इकट्ठा करने का काम जो गलियों में करते हैं पूरे देश दिल्ली की, वो यही लोग करते हैं। वो एक एक घर में झांकते हैं कि कौन सा बुजुर्ग घर में अकेला होता है, कब कौन सी महिला घर में अकेली होती है, कब वहाँ पर डकैती डाली जा सकती है, कब वहाँ चोरी की जा सकती है। इस प्रकार का काम करने का भी एक पूरा रैकेट इस तरह से चल रहा है, और ये सारा रैकेट था जो जहांगीरपुरी से एक्सपोज हुआ। और ये देखिए, एक स्वेटर के अंदर ना एक धागा निकल जाता है, जो रुआ निकल जाता है, ऊन निकलती है, जब उसको खींचते हैं तो पूरी की पूरी उधेड़ दी जाती है। ठीक प्रकार से ये एक छोटा सा धागा जो था जहांगीरपुरी में निकला हुआ था, और जब उसको खींचा तो शाहीन बाग से लेकर को तमाम प्रकार की जैसी जो इस प्रकार के जो तार है, इस प्रकार के जितनी भी ऐसी अवैध घुसपैठ वाली कॉलोनियां बस गई हैं, और ये तमाम कांग्रेस के शासनकाल में ये बसी। उसके बाद एज इट इज, जैसे कहते हैं ना, फाइल जो ट्रांसफर हुई वो अरविंद केजरीवाल के हाथ में हुई। उसके बाद उनके तमाम चमचे, उनके विधायक इसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्हीं फर्जी भारत के नागरिकों का रोजगार छीन करके इन अवैध घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाते हुए उनके वोटर आईडी कार्ड, उनके आधार कार्ड, उनके राशन कार्ड बनाने का काम अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली ने किया, और ये स्पष्ट मैं आपके चैनल पे कह सकता हूं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके विचार रखने के लिए। जैसे सर का कहना है कि जो जितनी भी कार्रवाई हो रही है वो देश को बचाने के लिए है, और देश के नागरिक के अधिकार को बचाने के लिए हो रही है। तो दोबारा से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।